ये सुंदर चीज जापान में एक लोकप्रिय उपहार है जो विवाह में दिया जाता है। ये कुछ और नहीं बल्कि एक प्राणी है। वास्तव में ये सभी प्राणी संघों में से सबसे कम विकसित संघ से संबंधित है। ये संघ पॉरीफेरा से संबंधित है। संघ पॉरीफेरा के प्राणियों को स्पंज भी कहा जाता है। इन्हें पॉरीफेरा कहा जाता है क्योंकि इनके शरीर भित्ति में अनेक छिद्र होते हैं। ये छिद्र क्यों होते हैं, ये हमें थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। और इन्हीं छिद्रों की उपस्थिति के कारण इनका स्वरूप स्पंज जैसा लगता है। इसीलिए इन्हें स्पंज कहा जाता है। संक पॉरीफेरा के अंतर्गत आने वाली प्राणी स्पंज कहलाते हैं। चूंकि ये प्राणी हैं इसलिए ये बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इनका संगठन केवल कोशिका स्तर तक ही सीमित होता है। इसका अर्थ ये है कि ये इतने आदिम होते हैं कि इनकी कोशिकाएं ऊतकों में संगठित नहीं होती, जैसा कि उच्च श्रेणी के प्राणियों में होता है। इसलिए इनका संरचनात्मक संगठन कोशिका स्तर तक सीमित होता है और ये असममित होते हैं, यानी इनके शरीर में कोई सम्मिति नहीं होती। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जलचर होते हैं। ये जल में पाए जाते हैं और अधिकांशतः समुद्री होते हैं, यानी महासागरों और समुद्रों में रहते हैं। तो ये प्राणी भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, इसके लिए हमें इनके शरीर संरचना को विस्तार से देखना होगा। यदि हम इनके शरीर का एक अनुप्रस्थ काट लें तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। बीच में एक बड़ी गुहा होती है जिसे स्पंज गुहा कहा जाता है। क्योंकि ये इनकी मुख्य शरीर गुहा होती है इसलिए इन्हें स्पंज गुहा यानी कि स्पंजोसील का नाम दिया गया है। इनकी शरीर भित्ति में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। तो अंग्रेजी में एक वचन में इसे ऑस्टियम कहते हैं और बहुवचन में ऑस्टिया कहते हैं। इसके अलावा इनके शरीर के शीर्ष पर एक बड़ा छिद्र होता है जिसे ऑस्क्यूलम कहा जाता है। अब इस संरचना का क्या महत्व है? इनमें एक जल परिवहन तंत्र या नाल तंत्र पाया जाता है क्योंकि ये जलचर हैं और हमेशा जल में डूबे रहते हैं। इस तंत्र में जल ऑस्टिया के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश करता है, फिर ऊपर की ओर बढ़ता है और अंततः ऑस्क्यूलम के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जल का निरंतर प्रवाह इनके शरीर के अंदर से होकर गुजरता रहता है। तो इन स्पंजों को पोषक तत्व और ऑक्सीजन कैसे मिलते हैं? जब जल इनके शरीर में प्रवेश करता है तो इनकी कोशिकाएं उस जाल से पोषक तत्व और ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती हैं। उसी जल के माध्यम से ये कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैसे चयापचय अपशिष्ट या पाचन अपशिष्ट को भी बाहर निकालते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ ऑस्किलम के माध्यम से जलधारा में बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इनका जीवन इस जल परिवहन तंत्र पर ही निर्भर करता है। पाचन और श्वसन इस तंत्र के माध्यम से ही होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इनका पाचन तंत्र नहीं होता? हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसमें कोई अंग तंत्र नहीं होता। स्पंज केवल कोशिका स्तर तक ही संगठित होते हैं। इनमें ऊतक, अंग या अंग तंत्र नहीं होते, इसलिए इनमें पाचन तंत्र भी नहीं होता। तो ये भोजन को कैसे पचाते हैं? इनकी शरीर भित्ति की सभी कोशिकाएं जलधारा में प्रवाहित पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं और उन्हें अंतः कोशिकीय रूप से पचाती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि पाचन किसी पाचन नली में नहीं होता जैसा कि हमारे शरीर में होता है, बल्कि ये सीधे कोशिकाओं के अंदर होता है। अब आइए इनके इस शरीर भित्ति को और विस्तार से देखें। तो ये शरीर भित्ति का एक भाग है। यहाँ ऑस्टियम है जिससे जल अंदर प्रवेश करता है और फिर ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है। इन लाल कोशिकाओं को कोएनोसाइट कहा जाता है। प्रत्येक कोशिका को कोएनोसाइट कहा जाता है। कोएनो शब्द का अर्थ है कॉलर, इसलिए इन्हें कॉलर सेल भी कहा जाता है। तो कॉलर सेल या कॉलर कोशिकाएं क्यों कहते हैं हम इन्हें? इनकी गर्दन के चारों ओर एक कॉलर जैसी संरचना होती है, इसलिए इन्हें कॉलर कोशिकाएं कहते हैं। प्रत्येक कोएनोसाइट में एक कशाप यानी कि फ्लैजिलम होता है। जब ये कशाब हिलते हैं तो ये जल धारा उत्पन्न करते हैं जिससे जल ऑस्टिया के माध्यम से अंदर आता है। कॉलर कोशिकाएं जल से पोषक तत्व को छानकर अवशोषित करते हैं। अब शरीर भित्ति में मौजूद इन गुलाबी संरचनाओं को देखिए।
इन्हें स्पिक्यूल्स कहा जाता है। स्पिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से बने होते हैं। चूंकि ये कठोर पदार्थ है, इसलिए ये स्पंज के शरीर को कठोरता और मजबूती प्रदान करते हैं। ये अंतः कंकाल के रूप में कार्य करते हैं। अंतः कंकाल यानी कि एंडोस्केलेटन। तो ये होता क्या है? अंतः कंकाल वो कंकाल होता है जो शरीर के अंदर स्थित होता है और उसे सहारा देता है। हमारे शरीर में भी अंतः कंकाल पाया जाता है। स्पंज में भी अंतः कंकाल होता है, लेकिन ये हमारे कंकाल से अलग दिखता है। कुछ स्पंज में अंतः कंकाल स्पिक्यूल से बना होता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। अन्य स्पंज में अंतः कंकाल किसी अलग पदार्थ से बना होता है। देखिए इन तंतुओं को। इन्हें स्पंजिन तंतु यानी कि स्पॉन्जिन फाइबर्स कहा जाता है। स्पॉन्जिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो स्पंज में पाया जाता है। ये भी स्पंज को कठोरता प्रदान करते हैं और इस प्रकार ये भी अंतः कंकाल का निर्माण करते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये अद्भुत प्राणी अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं। ये प्राणी अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरीकों से प्रजनन कर सकते हैं। स्पंज अलैंगिक रूप से जनन कर सकते हैं। स्पंज के अलैंगिक जनन का एक तरीका विखंडन यानी कि फ्रैगमेंटेशन है। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? स्पंज के शरीर में कुछ भाग टूटकर अलग हो जाते हैं। ये विखंडन स्थल यानी कि फ्रैगमेंटेशन साइट होता है, जहां से स्पंज टूटकर अलग होगा। फिर ये टुकड़े गिरकर नए स्पंज के रूप में विकसित हो सकते हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं। प्रत्येक टुकड़ा एक शिशु स्पंज बन सकता है। फिर प्रत्येक शिशु स्पंज बड़ा होकर वयस्क स्पंज बन सकता है। ये प्रक्रिया सरल है ना? सभी प्राणी लैंगिक रूप से जनन कर सकते हैं और स्पंज भी कर सकते हैं। स्पंज लैंगिक रूप से कैसे जनन करते हैं? स्पंज उभय लिंगाश्रयी होते हैं। उभय लिंगाश्रयी यानी कि हर्माफ्रोडाइट्स। तो इनका अर्थ है कि ये एक ही स्पंज में नर और मादा दोनों जनन अंग मौजूद होते हैं। इस प्रकार स्पंज अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरीकों से प्रजनन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक स्पंज शुक्राणु और अंड दोनों उत्पन्न कर सकता है। हालांकि एक ही स्पंज के शुक्राणु उसी स्पंज के अंड को निषेचित नहीं करते। तो निषेचन कैसे होता है? शुक्राणु को मुक्त कर दिया जाता है। वो कैसे मुक्त होते हैं? ठीक वैसे ही जैसे अन्य पदार्थ ऑस्किलम के माध्यम से जलधारा में बाहर निकलते हैं। शुक्राणु ऑस्किलम से बाहर निकलते हैं और फिर दूसरे स्पंज को खोजते हैं। अब दूसरे स्पंज पे शुक्राणु कैसे प्रवेश करते हैं? यहाँ इस स्पंज के शरीर के अंदर अंड है। शुक्राणु जलधारा के साथ ऑस्टियम से प्रवेश करता है। शुक्राणु अंदर आता है और अंड से जाकर संगलित हो जाता है। इस प्रकार निषेचन होता है। स्पंज में निषेचन कहाँ होता है? निषेचन स्पंज के शरीर के अंदर होता है। स्पंज अपना अंड शरीर के बाहर नहीं छोड़ता। अंड स्पंज के शरीर के अंदर रहता है और शुक्राणु अंदर आकर उससे संगलित होता है। इसलिए ये आंतरिक निषेचन कहलाता है। तो अब निषेचन के बाद क्या होगा? निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। युग्मनज समसूत्रण द्वारा विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण आगे विकसित होकर लार्वा बनाता है। और ये लार्वा क्या होता है? लार्वा वो अवस्था है जो वयस्क से बिल्कुल अलग दिखती है। इसलिए इसे अप्रत्यक्ष विकास यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। अप्रत्यक्ष विकास का क्या मतलब हुआ? यहाँ युग्मनज सीधे वयस्क नहीं बनता, बल्कि बीच में लार्वा नामक एक मध्यवर्ती अवस्था आती है। इस प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष विकास कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्यों में विकास प्रत्यक्ष होता है। युग्मनज भ्रूण में बदलता है। भ्रूण विकसित होकर शिशु बन जाता है। भ्रूण का आकार छोटा होता है, लेकिन वो वयस्क से मिलता जुलता होता है। स्पंज में विकास अप्रत्यक्ष होता है। युग्मनज से लार्वा बनता है। लार्वा विकसित होकर वयस्क बनता है। लार्वा और वयस्क का रूप रंग पूरी तरह अलग होता है। अब इस चित्र को देखें। ये लार्वा है, ये वयस्क स्पंज है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष विकास कहते हैं। अब लार्वा स्पंज से बाहर कैसे निकलता है? ऑस्टियम से होकर लार्वा बाहर आता है। लार्वा स्पंज गुहा में प्रवेश करता है, फिर ऑस्किलम से बाहर निकल जाता है।
बाहर आने के बाद लार्वा क्या करता है? लार्वा जलधारा के साथ तैरता है और एक उपयुक्त स्थान ढूंढता है। वहां पर विकसित होकर एक नया वयस्क स्पंज बनाता है।